हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 11 ड्रॉपर टिप्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत लोग देते होंगे लेकिन मैं भी देना चाहूँगा। मैं अपने देना चाहूँगा कि कैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था, कैसे मैंने क्या क्या चीज़ों से गुजरा था और जो चीज़ मैंने सीखा है अपने लाइफ से वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वक्त बताऊँगा। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टिप इज़ मेक द माइंड सेट। अब ड्रॉपिंग सीज़न है, यदि आप ड्रॉप ले रहे हो तो, ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ड्रॉप ले रहे हो तो मेक द माइंड सेट भाई। अब बिना माइंड सेट के यदि आप आओगे, बिना कुछ सोचे समझाओगे कि चल यार एक बार देख लेते हैं, भाई आपको एकदम सटीक रहना है, आपको एकदम पता होना चाहिए कि क्या अब मेरे को ये करना ही है और उसी माइंड सेट के साथ ही आपको जाना है। गेट ओवर योर ट्रामा, बी रेडी टू टेक द रिस्क। अब देख, रिस्क तो बहुत होता है, हर एक ड्रॉपर एक रिस्क लेता है अपना, क्योंकि उनके नॉर्मली उनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं रहते हैं और वो वापस ड्रॉप लेके वापस रिस्क लेना चाह रहे होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम होते हैं और जितने लोग हैं उसके हिसाब से तो बहुत कम है। खैर, आप लोगों को माइंडसेट बना के चलना है, बी रेडी टू टेक द रिस्क। सब रोग आकर ही समझते हैं, पहले थोड़ा रो लो, समझ लो, फिर उसके बाद अपने आप ही सब चीज़ समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। यही मान के ही आपको आगे काम करना है, यही माइंडसेट के साथ आपको आगे काम करना है। सेकेंड टिप मेरा ये होगा कि मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के बिना मैं पहले ऐसे ही सोचता था कि मेरा ये था कि अब इस बार फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसी सब चीज लगातार करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे फ्रेंड्स को छोड़ देंगे, अपन लोग अपने काम से काम रखेंगे और सारे शीट कंप्लीट हो जाएंगे, सब चीज हो जाएगा और इस बार तो टॉप। लेकिन मैं बताऊं, बिना फ्रेंड्स के आपको पूरे लाइफ टाइम मज़ा नहीं आएगा। कि जो जर्नी है आपकी उसमें आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। यदि उस जर्नी में आपको मज़ा चाहिए तो आपको कोशिश यही करना होगा कि फ्रेंड्स के साथ आप हंसते खेलते हुए इस जर्नी को गुजारें। मैं बताऊं, ड्रॉपिंग सीजन में बहुत लोग दुखी होते हैं, मतलब उनके भी फ्रेंड्स निकल चुके होते हैं, सब लोग निकल चुके होते हैं। आपके रिलेटिव से आंख मिलाने के बाद जाके अब इस ड्रॉप लिया है आपने और हज़ार चीज़ें, हज़ार ताने सुनने, हज़ार रोने गाने के बाद आप यहाँ पे आए हो, आपका माइंडसेट अभी पूरा एकदम वैसा नहीं रहता। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अपन फ्रेंड्स को देखते हैं, वो भी सेम चीज़ से गुजर रहे हैं, वो भी सेम चीज़ों से आए हैं, वो भी अपने साथ ही बैठ के अपने ही मुसीबतों से गुजर के आए हैं। तो ऐसा होता है कि यदि एक ही भार जो होता है ना, यदि एक ही इंसान उठाता है तो बहुत भारी लगता है, लेकिन वही चीज़ सब उठा रहे होते हैं सेम चीज़, तो वही चीज़ जो भारीपन है वो कम लगने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू वे बिफोर। तो आप कोशिश यही कीजिए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाइए जो कि थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, इस बार कुछ अच्छा करना चाहते हैं और थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहिए, थोड़ा कोशिश कीजिए कि फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के अच्छे से इस जर्नी को गुजार सके। तो सेकेंड टिप मेरा यही था, मेक फ्रेंड्स। थर्ड टिप, ड्रॉपर एक्सपीरियंस। ड्रॉपर एक्सपीरियंस एक ऐसी बड़ी चीज़ है, ऐसी बड़ी चीज़ है आप लोगों के पास जो कि 12th वालों के पास नहीं है। 12th वालों ने ये सब चीज़ें नहीं देखी जो कि आप लोगों ने देखा है। आप नीट के एग्ज़ाम में गए, आपने देखा कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आपने देखा कि वहाँ पे कैसे पैनिक अटैक्स आते हैं आपको यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपने देखा कि टीचर्स लोग क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे मतलब क्या क्या सिस्टम होता है, आप लोगों ने पूरा चीज़ देखा है, आपको वो पूरा एक्सपीरियंस है। वहाँ नीट में बैठते वक्त आपको कैसा महसूस होता है और कैसा लगने लगता है, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं बता रहा हूँ, ड्रॉपर के 12th वाले ये सब चीज़ें जानने के लिए मरते हैं, लेकिन वो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको पता रहेगा कि इस बार आपको किस माइंडसेट, किस ट्रैक में चलना है, जो कि बहुत सारे 12th वालों को नहीं पता होता है। लेकिन आपके पास एक प्लस पॉइंट है ये जानने का कि आपके पास ड्रॉपर का एक्सपीरियंस है, कि मतलब आपने इतना सब चीज़ 12th से गुजरने के बाद आपका जब ड्रॉप लिया है तो एक एक्सपीरियंस के साथ आप वहाँ पे बैठे हो। तो इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ, उस एक्सपीरियंस को एक मीनिंग दो कि भाई हम लोग ने एक फेलियर था, मानते हैं कि एक 12th में हम लोगों का एक फेलियर था, हो सकता है कोरोना के कारण घर बैठे बैठे पढ़ नहीं पा रहे, या फिर अब नए नए चीज़ें आ गए, आदत हो गई वैसे ना पढ़ने की, वैसे सब होने के चक्कर में अब वो एक्सपीरियंस से आपके पास एक मैच्योरिटी आ जाती है। वो मैच्योरिटी जो है अपने आप को जो है बहुत आगे ले जाएगी। प्रॉपर एक्सपीरियंस का बहुत बहुत फ़ायदा है आप लोगों के पास। फोर्थ टिप मेरा ये रहेगा कि ड्रॉपर नोट्स, जो इस बार आप जो नोट्स बना रहे हैं, बहुत सारे मैंने अपने दोस्तों को देखा है नोट्स नहीं बनाते, वो पुराने नोट्स से ही काम करते हैं।
तो मैं बताऊं इस बार मतलब वो लोगों का ऐसा रहता है कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे होते, फिर कुछ काम ही नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो आप ढीले पड़ जाते हो, आपका माइंड ही ढीला हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा यदि आप लोगों को नहीं लिखना है मत लिखो, आपको पुराने नोट से बहुत अच्छा पढ़ने में आ रहा है तो कोई ऐसा सजेशन नहीं है कि आप लिखो, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ड्रॉपर के नोट्स यदि बना रहे हो, अपने नया चीज़ नोट्स सुन रहे हो, नए चीज़ें समझ रहे हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहे थे वो चीज़ें समझ रहे हो, तो इस बार थोड़ा एक अच्छा पैटर्न के साथ इस बार थोड़ा एक अच्छा शॉर्ट जितना होता है उतना करने की कोशिश करना। मैंने 11th-12th में ऐसा किया था कि केमिस्ट्री मेरा कम से कम 6 कॉपीज़ थे, वो भी रजिस्टर, इतना बड़ा लिखता था, एक पेज में पूरा एकदम समझा के पूरा खुद को ऐसे लिखता था। इस बार अब ड्रॉपर में इतना सारा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, 6 कॉपीज़ आप समझ रहे हैं, तो वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप ड्रॉपिंग नोट्स में आपको जो मेन पॉइंट सर बताते, सर लोग भी या टीचर्स जो भी हैं, मैम लोग, वो सब लोग छोटा ही बताते हैं, आपको छोटा ही लिखना है और आपको लास्ट एंडिंग में ये छोटा ही काम आता है। तो नोट्स जो है आप अच्छे से बनाइए, जो मेन पॉइंट्स है उस पर हाईलाइट कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स को आप जो समझना है उसको समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा जो आपको पहले समझ में नहीं आता उसको अलग से एकदम हाईलाइट करके लिख सकते हैं। ये ड्रॉपिंग का फ़ायदा है जो कि 12th वालों को नहीं पता होता कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा करना है, क्या करना है, और सब लोग पहले 10th के हिसाब से ही लिखते हैं, सब लोग बड़ा लिखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसा किया था कि एक पेज था उसको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया। हाफ में डिवाइड करने से ये हुआ कि वो चीज़ जो बड़ा लगता था कि एक पेज का ये पूरा सब चीज़ ऐसा कॉम्पैक्ट जगह पे ऐसा आता हुआ दिखते हुए तो थोड़ा ऐसा लाइट महसूस होता है, तो आप वैसे नोट्स बना सकते हैं। और एक ड्रॉपिंग के टाइम में मैंने एक स्टोन वाली स्टोरी सुनी थी जो कि थोड़ी अच्छी है। एक बच्चा था, वो पत्थर उठाता है और एक पॉन्ड के सामने जाके उसको फेंकता है। पहली बार जब वो फेंकता है तो ज़्यादा दूर नहीं जाता, बच्चा ही है क्या फेंक पाएगा, खैर जितना दूर जाता है वो उतना उससे खुश नहीं रहता, ठीक है यार। फिर जब वो दूसरा स्टोन उठाता है, दूसरा स्टोन, अब जब वो वापस फेंक रहा होता है, उसका एक एम होता है, एक गोल होता है कि वो पहले वाले स्टोन से तो कम से कम आगे ही निकल गया है। पहले वाले स्टोन से ज़्यादा फोर्स लगाता है, ज़्यादा एनर्जी लगाता है, उसको पता होता है कि उसने पहले कैसी एनर्जी लगाई थी, पहले कैसा ताकत लगाया था, उसका पहला कैसा सोच था। अब उसने नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ इस बार बॉल को फेंका, और जब वो इस बार बॉल को फेंक रहा है तो उसे पता है कि उसको कहाँ पे ले जाना है, उसको कितना दूर ले जाना है। तो इस बार सेकेंड ट्राई में जब वो करता है तो वो बॉल को और आगे फेंकता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सेकेंड ट्राई, जो मैं ड्रॉपिंग का ही इससे रिलेट करना चाहूँगा, कि जब आप सेकेंड ट्राई, थर्ड ट्राई करते हो, आप पहले वाले से ज़्यादा तेज़ी से फेंकते हो, पहले वाले से ज़्यादा एनर्जी लगाते हो, और पहले वाले से आपको एक टारगेट रहता है कि इससे तो बेहतर करना है। मैं बता रहा हूँ, आपका ये जर्नी जो है, ड्रॉपिंग का जर्नी, वो पहले से बेहतर होगी, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। भले ही दुनिया के लिए आपके लिए फेलियर होगा, लेकिन आपको अंदर से पता होगा कि आप सक्सेस के रास्ते में चल रहे हो, और एक दिन वो आपको फेलियर सक्सेस के रूप में दिखना चालू हो जाएगा। खैर, अगला मैं बताना चाहूँगा अपने ड्रॉपिंग टिप्स में, 5th टिप है ये मेरा, लाइब्रेरी में जाता था मैं। तो लाइब्रेरी आप जा सकते हैं यदि आपको घर में नहीं पढ़ना होता है तो। घर पे मैं आलसी हो जाता था, मैं अपने आप को, मेरे को ऐसा लगता था वर्क प्लेस नहीं है, मैं सोना लग जाता था, आराम करने लग जाता था, फिर वैसा सब होना चालू हो जाता था, तो बहुत ही दिक्कत आती थी। इसलिए मैंने अपने आप को सुधारने के लिए यही ट्राई किया कि इस बार मैं लाइब्रेरी में जाके पढूं। आप भी ऐसा कोशिश कर सकते हैं लाइब्रेरी में जाके। मेरा ये रहता था कि 9 से 5 हमारा कोचिंग रहता था, 9 से 4 के आसपास। फिर 4 से 5 में सर से डाउट पूछ के ऐसा थोड़ा रेस्ट ले लेता था, फिर लाइब्रेरी में चले जाता था, थोड़ा रेस्ट वेस्ट सब आराम योगा वोगा करके मैं आराम से लाइब्रेरी, मेरा कोचिंग के पास में ही था, तो कोचिंग के पास में ही था तो वहीं पे ही चले जाके मैं आराम से कर लेता था। मेरे को ऐसा लगता था काम करते रहना है और वो अपने आप हो जाता था। लाइब्रेरी का एक फ़ायदा होता है ये है कि आप आराम करते वक्त खुद को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक के आराम नहीं करते, क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं, कोई ना कोई इधर उधर जाता रहता है, तो ऐसा महसूस होता है कि भाई अपनी इज्जत बचा के रखनी है, थोड़ा सब लोग पढ़ रहे हैं इधर उधर तो अपन भी पढ़ना चालू कर देते हैं। उसमें एक बार चालू हो जाता है ना बस पढ़ाई, तो अपने आप ही फ्लो बनना चालू हो जाता है। वो फ्लो की ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने अपने मेरे अपने पहले फेलियर के एक्सपीरियंस के हिसाब से इस बार मैंने खुद को मॉडिफाई किया, और जो मेरे को अच्छा लग रहा था मेरे लिए वो चीज़ मैंने अपने आप पे अप्लाई किया। वैसे ही आप भी कर सकते हैं।
आपको जैसा जहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे आप करके खुद को मॉडिफाई कीजिए। सिक्स्थ टिप मेरा यही होगा कि ऑफलाइन मोड में जाएं। ऑनलाइन मोड में बिल्कुल ज़्यादा देर तक के टिके नहीं। ऑफलाइन मोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन मोड बहुत ही ऐसा होता है कि आलसी बना देता है। आपका कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई प्रेशर देने वाला नहीं है, तो आप अपने आप ही इधर उधर मन डोलने तो लग ही जाता है कहीं ना कहीं, कैसे कैसे। तो ऑफलाइन में मैं मानता हूँ कि शायद आपको ऐसा लगता होगा गाड़ी से आने जाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम निकल जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उतना चल जाता है। ऐसा कोई 1 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि 1 घंटे आने जाने में लग रहे हैं। तो आप उस समय भी आराम कर सकते हैं, एक माइंड को चिल करने का मोमेंट दे सकते हैं। चिल करके साथ इंजॉय करते हुए अपने जर्नी को करेंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। ऑफलाइन मोड में बहुत हेल्प होता है ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इंटरेक्शन भी होता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है, तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन में मत जाइएगा। 7th है, यदि आपका ड्रॉपिंग का अभी 6, 7, 8 महीने बचे हुए हैं नीट का एग्ज़ाम होने के लिए, तो आप गेम्स एंड एक्टिविटी, ये सब भी 7th टिप में मेरा ये था कि मैं हर समय गेम तो खेलता ही था। 1 घंटा खेलता था शाम को स्टार्टिंग में, ड्रॉपिंग के स्टार्टिंग में मैं बैडमिंटन खेलने जाता था, और उससे मेरा माइंड थोड़ा ब्लड रश होने के कारण मेरा माइंड चिल हो जाता था और सब चीज़ मेरे को चिल ही लगता था, नहीं तो फिर मेरे को बहुत हेक्टिक लगने लग जाता था 2-3-4 दिन में ही। तो गेम्स खेलते खेलते मैं खुद को संभालता था, कुछ ना कुछ तो कर ही देता था मैं, या तो भाग लेता था। आखिरी में तो मैंने जब आखिरी में सब चीज़ छोड़ ही देना पड़ता है, लेकिन मैं 10-15 मिनट या आधा घंटा भाग के एकदम रेस्ट करके आके बैठ के फिर से लाइब्रेरी में बैठ के पूरा टाइम पढ़ता रहता था। वैसे ही था मेरा। अगला 8th टिप मैं बताना चाहूँगा कि योगा और माइंड पेशेंस। योगा से आपको बहुत फ़ायदा होगा, मैं बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं, आप कोशिश कर सकते तो कीजिए। यदि आपने पहले ट्राई नहीं किया है तो वापस योगा पे थोड़ा जाने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेरा नीट के एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले मेरे को थोड़ा पेट में दर्द होना चालू हो गया था, और उस मोमेंट पे भले ही वो छोटा सा दर्द होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि अब ये नहीं कर पाएंगे, अब दर्द होगा तो अपना फुल नहीं दे पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे, बाप रे क्या क्या। तो इतने थॉट्स आ जाते दिमाग में कि लगता है कि वहीं हो गए, डब्बा हो गए अपन। तो ये योगा क्या करता है, आपको माइंड को पेशेंस रखने में मदद करता है, फोकस करने में मदद करता है, और इनफैक्ट आपके टीचर्स जब आपको कुछ समझा रहे होते हैं तो उस समय भी आपको फोकस रखने में बहुत हेल्प करता है ये योगा। उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। योगा कीजिए बीच में 10 मिनट। मैं तो क्लास के बाद 4 बजे के बाद थोड़ा 10 मिनट होता था, एक कॉर्नर में जाके एक योगा पोजीशन में बैठ के थोड़ा सा कर लेता था, तो एक माइंड फ्री होने का मेरे को मिल जाता था। अगला मैं बताना चाहूँगा 9th टिप, शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी में फोकस। मेरा ये था कि मैं सर के नोट्स ही पढ़ता था जो मेरे सर देते थे, ज़्यादातर मैं वही पढ़ता था। मैं एनसीईआरटी उतना खोल नहीं पाता था उसके चक्कर में। मैं थोड़ा स्लो था पढ़ने में, थोड़ा समझ के ऐसे कुछ ज़्यादा ही समय ले लेता था। तो मेरा शॉर्ट नोट्स और वो सब बनाने के चक्कर में भी मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा चले जाता था, तो मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाता था। हालांकि सर लोग भी एनसीईआरटी से ही पढ़ाते थे, एनसीईआरटी का ही कवर करवाते थे, लेकिन अलग से नोट्स देते थे तो वही पढ़ता था मैं, शॉर्ट नोट्स जैसे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, यदि सर लोग आपको पढ़ा रहे हैं या टीचर्स जो भी मैम लोग हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले वो उनसे पढ़ने के बाद उनके नोट्स नहीं बल्कि एनसीईआरटी पहले पढ़े, तो उससे आपको एक एनसीईआरटी का टच हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाई मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ एनसीईआरटी को छुआ है, और अच्छा महसूस होता है अंदर से। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा महसूस होता है। अगला टिप मैं ये देना चाहूँगा, 10th टिप है टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड। मेरा ये था लास्ट में ड्रॉपिंग के, उसमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। एक तो 300 क्वेश्चन दे देते हैं, कभी फिज़िक्स के, कभी केमिस्ट्री के, कभी बायो के, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं और टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त। लेकिन तब भी खुद को मना के चलना कि हाँ आगे पढ़ेंगे, करते रहेंगे, कुछ ना कुछ होगा ही होगा, जितना मैंने किया है उससे मेरे को फ़ायदा होगा, ये सब पॉजिटिव बोलते रहना पड़ता है जर्नी के दौरान। और स्पीड मेरा कमी था, तो वो स्पीड को भी आप यदि बढ़ा सकते हैं अपने समय के साथ साथ तो बहुत अच्छा रहता है। स्पीड आपको बहुत हेल्प करेगा। जितना तेज़ी से आप हर चीज़ को कवर करते हो, थोड़ा सा ही स्पीड बढ़ाना है, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे और निकल लिए पढ़ते हुए स्पीड में।
तो वो चीज़ नहीं है मतलब, लेकिन जितना अच्छे से समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते बढ़ाते खुद के आदत में लेके आना। स्पीड आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी और उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा आपके पास। 11th टिप और आखिरी टिप मैं यही देना चाहूँगा कि ऐसा होता है कि अपन का ध्यान बहुत इधर उधर भटकता है जर्नी के दौरान। कभी सर पढ़ा रहे होते हैं तो फिर अपन के होता है कि कभी पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, दोस्त ने धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया, तो वो सब चीज़ें दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। और टीचर्स लोग जो बता रहे हैं वो जैसे कि रेडियस ऑफ द एटम बता रहे हैं, तो R=n²h² अपॉन 4πmk/z²। तो ये वाला फॉर्मूला बताते वक्त आपके दिमाग में आ रहा है भाई पापा ने ये किया, मम्मी ने ये किया, ये सब चल रहा है, अब आप कैसे याद करोगे? उस समय फोकस नहीं है। योगा आपका हेल्प करेगा एक तो, दूसरा ये है फोकस बढ़ाने के लिए एक बहुत बेहतरीन टिप है कि सर जब बोल रहे होते हैं तो उन्हीं के पीछे पीछे मन ही मन में आप बोलना चालू कर दीजिए। जैसे कि R=n²h² बोल दिया तो आप भी साथ साथ सर के साथ साथ बोलिए R=n²h² मन के अंदर। तो उससे क्या होता है, अचानक से फोकस सर के पास ही जाने लग जाता है, वो जो आजू बाजू के थॉट्स थे वो गायब हो जाते हैं और बहुत हेल्प होती है फोकस बढ़ाने में और फोकस को लेके आने में। ये थे मेरे 11 टिप्स और ये लास्ट वाला टिप थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई कीजिएगा, अपने लाइफ जर्नी में लेके आइएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको। रिसाइट कीजिएगा सर के साथ साथ, जैसे जैसे बोलते आ रहे हैं रिकॉल कीजिएगा जैसे जैसे आप लेके आते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। माइंडसेट क्रिएटिव वाला रखिएगा, क्रिएटिव माइंडसेट आखिरी में जीतता ही है, मैं बता रहा हूँ। कुछ ना कुछ आपको इस जर्नी से मिलेगा, ड्रॉपिंग सीजन ड्रॉपिंग जर्नी से मिलेगा। यदि आप 12th वाले हैं तो 12th वालों के लिए भी ऑल द बेस्ट, यदि आप लोग ड्रॉपिंग सीजन वाले हैं तो भी आपके लिए ऑल द बेस्ट और बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। आप लोग ने बहुत मेहनत से आप इस डिसीजन में आए हैं, आप लोग ने ये डिसीजन लिया है। और मैं ड्रॉपर्स को ऐसा ड्रॉपिंग बोल बोल के नहीं देखता था, मैं ड्रॉपर्स को एज अ डॉक्टर्स हु नेवर गिव अप। सच्ची में डॉक्टर्स जो कि गिव अप नहीं करते हैं वही ड्रॉपर्स होते हैं। तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर चले जाते हैं लेकिन आप हार नहीं माने हैं, आपने हार नहीं माना है और आप यहाँ पे वापस आए हैं, वापस करने के लिए आए हैं। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गिव योर बेस्ट शॉट। थैंक यू।